तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि गति संबंधित न्यूटन का नियम। यह 9th क्लास फिजिक्स का तीसरा जो चैप्टर है बल तथा गति का नियम, उसमें का पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 2 हो रहा है, तो पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें जड़त्व के बारे में और जो जड़त्व का जो विशेषता है, जड़त्व में क्या होता है, परिभाषा क्या है ना, इसके बारे में उसमें बताया गया है। तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेरा टॉपिक है गति संबंधित न्यूटन का नियम। कितना नियम दिए, क्या नियम दिए, इसके बारे में। तो देखिएगा, गति संबंधित न्यूटन का नियम, जो न्यूटन ने गति पर जो नियम दिए थे उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया नाम है। कब? तो 1687 में। प्रिंसिपिया 1687 में दिए। प्रिंसिपिया में 1687 में न्यूटन ने गति का नियम दिए। कितना नियम दिए? तो 3 नियम दिए। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कब दिया? तो 1687 में। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो प्रिंसिपिया बुक में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो प्रथम नियम है उसमें क्या कहता है, द्वितीय नियम में क्या कहता है, तृतीय नियम में क्या कहता है? तो जो प्रथम नियम है उसमें बल का परिभाषा पता चलता है। दूसरा का नियम में बल का सूत्र पता चलता है, भी तुरंत निकालेंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीक़ा से निकालने आ जाएगा अगर नहीं आता होगा तो। तीसरा में क्या कहता है? बल का प्रकृति। तीसरा में क्या है? बल का प्रकृति। सब आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा, खाली वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है, या आप कह सकते हैं गति का प्रथम नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम, उसको गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहा जाता है। जो जड़त्व होता है ना, इसके बारे में किसने बताया? तो गैलीलियो। तो गैलीलियो ने इसके बारे में बताया। तो जो जड़त्व का नियम है उसको हम गैलीलियो का नियम कह सकते हैं ना? तो बिल्कुल कह सकते हैं। जो जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो का नियम है। ठीक है, क्योंकि किसने बताया? तो गैलीलियो ने बताया। तो जो जड़त्व का नियम होगा गैलीलियो का नियम होगा, जड़त्व का नियम होगा वो गैलीलियो का नियम होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो जो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम गति के कौन सा नियम में है? तो गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम में है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। एगो चीज़ याद हुआ। आगे देखिए, गति का प्रथम नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम में गैलीलियो या जड़त्व का नियम है। एक क्लियर। दूसरा का कह रहा है कि बल का परिभाषा है, यानी कि जो गति का प्रथम नियम है ना उसमें बल का परिभाषा है। बल का क्या है? परिभाषा। बल का जो परिभाषा है क्या है? तो आपको यह समझना है कि जड़त्व क्या है और बल का परिभाषा क्या है। तो जो बल का परिभाषा है वही जड़त्व है, तब ना दोनों एक एगो में है। तो ये समझिए, पहले समझिए कि बल का परिभाषा होता क्या है। तो बल वह कारक है, बल वह कारक है। जैसे उदाहरण ऐसे मत समझिए, सिंपल समझिए कि आप लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, रास्ते पर चलते चलते कंकर पत्थर को पैर से मार करके उसको आगे बिठा देते हैं, यानी कि उस पत्थर को क्या किए? आप गति में ला दिए। ठीक है, वो पत्थर विराम में था, विराम से क्या किए? गति में ला दिए। तो क्या लगाएं? तो बल लगाएं। कितना सिंपल है। तो बल वह कारक है जो हम किसी वस्तु को गति में लाते हैं, या गति में रहता है तो उसे विराम में लाते हैं, या दिशा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि चिड़िया उड़ रहा है, ठीक है, वो अपना गति में जा रहा है और नीचे से एकदम गुलेटी चला करके मार देते हैं। तो इस तरह से जा रहा था, लगा नीचे गिर गया, इसका दिशा परिवर्तन हुआ। मारना नहीं चाहिए। तो पहला क्या है कि कोई वस्तु बलवाह कारक है जो किसी वस्तु को गति में लाता है, या विराम में लाता है, या दिशा परिवर्तन करता है, या आकृति को बदल देता है। जैसे आप बैलून लेते हैं, बैलून को दबाते हैं, गेंद को दबाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उस पर बल लगा रहे हैं, है नहीं, जोर से दाब रहे हैं। तो उस पर बल लगा रहे तो आकृति बदल रहा है। तो उम्मीद है कि बल के बारे में समझ में आ गया होगा। जो बल का परिभाषा है वही जड़त्व कहता है। जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व के मतलब मान लीजिए कि ढीठ है, यानी कि वो जैसन रहेगा ना उसने रहेगा, सुतल है तो सुतले रहेगा, उठने का नाम नहीं लेगा, तो वही जड़त्व कहता है। जैसे जड़त्व कहता है कि जड़त्व में क्या कहता है कि जड़त्व
अगर किसी वस्तु पर लग गया तो वो सुतल है तो सुतले रहेगा, जगल है तो जगले रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, ठीक है। कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और कोई वस्तु विराम है तो विराम रहना चाहता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में कब तक रहेगा, जब तक इस पे बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि कोई उधर से गति में कुछ आ रहा है, ठीक है, हम इधर से बल लगा दिए तो रुक जाएगा, तो बाह्य बल लगाए, या हवा के कारण रुक जाता है। देखते होंगे कि साइकिल उकिल चलाते हैं और हवा के दिशा में चलाते हैं, नहीं हवा के विपरीत दिशा, उधर से हवा रहा है इधर से चला रहे हैं, तो बहुत क्या करना पड़ता है, ताकत लगता है साइकिल को चलाने में, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है, यानी उसमें क्या जड़त्व उत्पन्न हो रहा है। या यहाँ घर्षण है तो घर्षण के कारण कोई वस्तु रुक जाता है। तो वही कहता है जड़त्व, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और कोई वस्तु विराम है तो विराम रहना चाहता है। तो कोई वस्तु विराम है, इस पर हम बल लगा करके धकेल दिए तो गति में हो जाएगा। तो कहाँ कुछ फर्क पड़ा, बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति में लाता है या विराम में लाता है। जड़त्व क्या है, तो कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, और कोई जड़त्व में है तो जड़त्व में रहना चाहता है। तो यही तो कहता है गति का प्रथम नियम, कि गैलीलियो का नियम जो है वो जड़त्व का नियम है, और जो बल का परिभाषा है वही तो जड़त्व है। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। तो गति का प्रथम नियम में क्या है, बल का परिभाषा है, जड़त्व का नियम है, गैलीलियो है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वही लिखा गया है बल और जड़त्व के बारे में। किसी वस्तु को गति में या विराम में या दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। कोई वस्तु विराम में है तो विराम रहना चाहेगा जब तक उस पर बल न लगाया जाए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अभी देखे हैं, न्यूटन के गति का दूसरा का नियम जिसमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, ये हम लोग सूत्र को निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा 9th क्लास के सेशन को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर सब कराने वाले हैं, ठीक है। उसको मिटा करके अभी बल का सूत्र निकलेगा, बिल्कुल अच्छा से देखते रहिएगा। देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा का नियम या गति का दूसरा का नियम, इसमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही आता है कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसमें क्या चीज़ है, क्या बताया गया है। तो ऐसे ही पूछेगा कि जड़त्व का नियम, जो जड़त्व है वह गति के किस नियम में है। जो जड़त्व है वो गति के किस नियम में है, तो फर्स्ट नियम में। बल का परिभाषा किस नियम में है, तो फर्स्ट नियम में। गैलीलियो का कौन सा है, तो फर्स्ट नियम में है। या ऐसे पूछेगा कि कोई वस्तु अगर चल रहा है, कोई वस्तु अगर चल रहा है तो वो चलते रहेगा, ऐसा जो उसमें लिखा रहेगा वो किस नियम में है, तो वही नियम है, फर्स्ट नियम। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, यह गति के किस नियम में है, तो पहला नियम में। अगर पूछ देगा कि अगर आप जड़त्व नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा उदाहरण दिए थे, ठीक है। इसमें उतना उदाहरण देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और इसमें भी दे रखे हैं, आगे समझेंगे। अगर हम विराम का जड़त्व देखते हैं, किसका जड़त्व देखते हैं, विराम का जड़त्व, क्योंकि जड़त्व का उदाहरण है, दो प्रकार के होता है, पहला विराम का जड़त्व, दूसरा का गति का जड़त्व होता है, ठीक है। तो विराम का जड़त्व देखेंगे तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक बार एक चल देते हैं तो जो पीछे यात्री जो बैठा होता है वो पीछे मुँह उलट जाता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सीलरेटर ले लिए तो हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे रहेगा एक बार एक पीछे गिर जाएगा, क्योंकि उसमें विराम का जड़त्व था। हम मोटरसाइकिल में बैठे, मोटरसाइकिल भी अस्थिर है, बिना बताए एक बार एक चल दिया, तो मोटरसाइकिल तो चल दिया लेकिन हम तो विराम में थे ना, तो हम तो पीछे आएंगे। तो ऐसा जो उदाहरण आएगा तो विराम का जड़त्व में आएगा। तो विराम का जड़त्व कहने का मतलब क्या, गति का प्रथम नियम। अगर कोई वस्तु गति में है, स्पीड में एकदम 100 की स्पीड में जा रहा है, एक बार एक ब्रेक मार दिया, तो अगर मोटरसाइकिल में बैठा है तो जो थुथुर है ना वो हेलमेट में लग करके जो फेस है ना वो बदल जाएगा। तो ऐसा उदाहरण किस में है, तो जड़त्व में है। जड़त्व कहने का मतलब गति का प्रथम नियम में। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो जड़त्व के बारे में बताएं। अभी हम निकाल रहे हैं गति का दूसरा का नियम, जिसमें बल का सूत्र निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा, गति का दूसरा का नियम, इसमें बल का सूत्र प्राप्त होता है या बल का समीकरण प्राप्त होता है। जो सूत्र होगा वो समीकरण होगा। तो चलिए
बल के सूत्र निकालने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि संवेग क्या होता है। तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब देखिए संवेग को हम पी से दर्शाते हैं। संवेग को किससे दर्शाते हैं? पी से। द्रव्यमान को एम से डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एम से, अगुने वेग को भी से। तो पी बराबर क्या हो गया? एम भी। पी बराबर एम भी हो गया। तो यहाँ से संवेग का फॉर्मूला निकल गया। तो संवेग बराबर अगर कोई पूछे कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू जो वेग होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इतना हो गया। इसी के माध्यम से हम बल का सूत्र याद करेंगे। जैसे देखिए संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। अब कहिएगा कि हमको तो समानुपाती समझ में नहीं आता है। बड़का बात नहीं है समानुपाती समझना। आप देखें कि समानुपाती होता है, एक क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें समानुपाती है तो समानुपाती ही समझेंगे। समानुपाती कहने का मतलब है कि आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरा का चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाए। ये हम जब पढ़ाए थे ना जड़त्व तो बताए थे, ठीक है। क्योंकि जड़त्व के बारे में वहाँ बताए थे कि जड़त्व के बारे में बताए थे कि अगर मतलब उस वीडियो में बताए थे कि समानुपाती जो होता है, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरा का चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो समानुपाती समझ में आ रहा है ना, कि जो उसमें बताए थे कि जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से समझिएगा कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, इसको हम बढ़ाएंगे ना तो जो दूसरा का वस्तु रहेगा ये भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिए आप मान लीजिए कि शादी किए, ठीक है, शादी किए, शादी कीजिएगा तो क्या होगा? पत्नी आएगी। एगो शादी किए तो एगो पत्नी आई, दूगो शादी किए तो दूगो पत्नी आई, तीन गो शादी किए तो तीन गो पत्नी आई। तो जैसी शादी की संख्या बढ़ा रहे पत्नी बढ़ रहा है। दूगो शादी किए दूगो, तीन गो शादी किए तीन गो पत्नी। अगर आप डिवोर्स दीजिएगा तो तीन गो से घट के कहाँ जाएगा? दूगो पर, दूगो से घट के एगो पर, और उसको छोड़ दीजिएगा तो एको को ना रहेगा। तो वही कह रहा है कि शादी बढ़ा रहे तो पत्नी बढ़ रहा है, शादी बढ़ा रहे तो पत्नी बढ़ रहा है, शादी बढ़ा रहे तो पत्नी बढ़ रहा है। यानी कि एक को बढ़ाने से एक बढ़े, वही समानुपाती होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि बल का सूत्र में कि संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। देखिए कैसे होता है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कि ना? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब देखिए संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? बल के। बल के समानुपाती होता है क्या? संवेग परिवर्तन के दर। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर जैसी कहेगा ना उसमें समय लगा दीजिएगा, समय। यानी संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। बल के समानुपाती होता है क्या? संवेग परिवर्तन का दर। यह समझ में आ रहा है ना? संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। यानी कि बल बढ़ाएंगे इधर का भी पार्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अभी समझ में आएगा, देखिएगा कैसे होता है। अब देखिए बल यहाँ क्या है? बल है तो बल लिखेंगे समानुपाती। संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो कोई वस्तु है, मान लेते हैं 20 kg का वस्तु है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। तो ये 20 kg का वस्तु है तो m 20 kg है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो ये तो 20 kg रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो बदल जाएगा। जैसे हम ही हैं, अगर हम कुछ देर के लिए सोचते हैं, अपने घर पर से चौक पर गए, ठीक है, तो हम किसी न किसी वेग से गए होंगे, किसी न किसी वेग से गए होंगे। तो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गए थे, ठीक है, ये मेरा वेग था। और यहाँ जाते जाते मेरा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा वेग बढ़ा, क्या बढ़ा? वेग बढ़ा। लेकिन क्या द्रव्यमान बढ़ा? हम अगर मान लेते हैं 40 किलो का है
तो क्या 40 kg हम घर से चले थे तो 40 kg रहेंगे, और जैसे चौक पर पहुँचेंगे तो 80 kg थोड़ी ना हो जाएंगे, नहीं ना होंगे। यानी कि 1 घंटा पर थोड़ी ना अपना भार मतलब बदलेगा। तो वही कहता है कि कोई वस्तु यहाँ है, वो वस्तु यहाँ पहुँच गया, इस पर हम क्या लगाएं, बल लगाएं, चलने में भी बल लगता है। तो संवेग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, संवेग का परिवर्तन हो रहा है। ये उदाहरण अभी समझ में आएगा। देखिए संवेग परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं कि पहले P1 से जा रहा था, उसके बाद P2 पहुंच गया, पहुंचा ना, इस पे बल लगा रहा है तो पहले P1 था, उसके बाद P2 पर पहुंच गया। तो P1 P2 पर पहुंचा तो आप देख रहे हैं कि P बराबर क्या है, mv, P बराबर mv, यहाँ भी क्या हो जाएगा, P बराबर mv हो जाएगा। तो क्या यह प्रारंभिक वेग था, यह अंतिम वेग था कह सकते हैं, क्योंकि आप त्वरण निकालते हैं, यानी कि a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग भी माइनस प्रारंभिक वेग u बटा t, यानी त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो पहले यहाँ से चला, उसके बाद यहाँ तक गया, नहीं समझ में रहा। जैसे देखिए आप मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चले, 40 तक पहुँचे, तो कितना दूरी तय किए, तो क्या कीजिएगा, 40 में से 20 घटाइएगा, यानी कि ई मान लेते हैं क्या, अंतिम वेग भी, ई मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u, तो v में से क्या घटा है, u घटा है, इसलिए लिखा गया है v माइनस u। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना पता चल गया। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, पहले P1 था, उसके बाद P2 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, P2 लिखेंगे, P2 माइनस P1, अब बटे किसके साथ हो रहा है, तो समय के साथ हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आप T भी लिख सकते हैं, T यानी बल समानुपाती है किसका, वेग में परिवर्तन बटे समय, बल समानुपाती है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए P2 P1 परिवर्तन हो रहा है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू देखिएगा mv है, तो दोनों जगह mv लिखिए, यानी बल समानुपाती है, mv लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, mv माइनस mv। तो ये बढ़ा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गया। जैसे आप कहिएगा ना कि हम पहले चलना प्रारंभ किए, यानी कि प्रारंभिक वेग, और 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से वहाँ पहुँच गए, तो मेरा अंतिम वेग हो गया। तो यहाँ से भी तो ई चला और यहाँ पहुँच गया, तो इसमें जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और अंतिम वेग भी, तो क्या घटाएंगे, v में से u घटाएंगे, ऐसे ना करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अंतिम वेग v, उसमें से घटा देंगे प्रारंभिक वेग u बटे t। इतना समझ में आया। उसके बाद लिखेंगे बल, बल समानुपाती किसका, बल समानुपाती, इसमें से m कॉमन लेंगे, तो m इंटू v माइनस u बटे t। अभी देखें कि इतना बराबर क्या होता है, a होता है, v माइनस u बटे t बराबर a, यानी कि त्वरण होता है। यहाँ देखिएगा क्या देखे थे अभी, v माइनस u बटे टी बराबर क्या है, त्वरण है। तो m के जगह क्या लिख देंगे, m के जगह m के साइड में, तो बल समानुपाती है ma का, बल समानुपाती है किसका, ma का। तो बल लिखेंगे, आई समानुपाती के लिए ना कोई नियतांक लिखेंगे, k लिख देते हैं, और इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, e बराबर में आ जाएगा, और k ma हो जाएगा। तो बल को f से लिखते हैं, 1 से गुना करेगा कोई फर्क ना पड़ेगा, ma हो जाएगा, यानी कि f बराबर ma। इतना समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बस इतना सिंपल समझना है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले P1 था, उसके बाद P2 पर पहुंचा, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो P2 में से P1 घटा देंगे, समय के साथ हो रहा है। और P का वैल्यू क्या था, mv था, तो P का वैल्यू mv लिख दिए। तो पहले बड़का लिखना है तो पहले v लिखेंगे, जैसे ABCD के अक्षर में क्या आता है, तो पहले u आता है, उसके बाद v, तो पहले बड़का v हो जाएगा, उसके बाद छोटका u हो जाएगा। तो mv माइनस mu बटे t, m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन आ गया तो क्या बचा, v बचा,
माइनस यू बचा। इतना के फॉर्मूला क्या होता है, तो ए होता है, यानी त्वरण बराबर एक्सेलरेशन होता है ना, त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। तो इतना की जगह क्या लिख दिए, ए लिख दिए। तो बल समानुपाती है किसका, एम ए का, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। तो एक नियतांक के लिख दिए, के नियतांक का वैल्यू 1 है, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क ना पड़ेगा, यानी कि F बराबर एम ए। अब देखिएगा यहाँ समझिएगा कि संवेग क्या था, संवेग द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बल क्या कहेंगे, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यहाँ से कह सकते हैं ना, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं गति का तीसरा नियम, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। देखिए गति का तीसरा नियम है, इसमें क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया। अब बराबर कहने का मतलब क्या है, परिभाषा से समझ में नहीं आया, ऐसे उदाहरण दीजिए देहाती वाला। देखिए अगर आप किसी को एक लापड़ मारते, एक झापट मारते हैं, तो वो भी आपको मारेगा, यानी कि आप क्रिया किए, उधर से प्रतिक्रिया दिया, तो बराबर हुआ ना। आप भी मारे, वो भी मारे, बात बराबर ना। पहले कहता था तुम्हारा एक दा चींटी काटा, हम एक दा काटेंगे, दूधा काटा है दूधा काटेंगे, ऐसे ना कहता था। तो हम क्रिया किए, उधर से क्या मिला, बराबर प्रतिक्रिया मिला। तो जैसी बराबर प्रतिक्रिया की बात करें ना, तो दोनों का जो चोट लगने की क्षमता होगा समान होगा। जैसे जितना कस के हम उसको मारे, उसको भी उतने कस के चोट लगा होगा, वो भी हुमच के मारा, हमको भी उतने लगेगा। यानी कि दोनों का प्रतिक्रिया क्रिया दोनों समान है, बराबर है, और दोनों का चोट समान लगा होगा। जैसे कि आप किसी को फैर से मार देते हैं, तो फैर से मारते तो उसको ज़्यादा चोट लगता है, आपको कम लगता है, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ मारते हैं जहाँ ज़्यादा चोट लगे। तो वहाँ जैसे कि आप एन्ने है, ठीक है, ऐसे मारिएगा और ऐसे ई हड्डी से मारिएगा, तो किसको ज़्यादा चोट लगेगा, आपको कि इसको लगेगा, क्योंकि यह मुलायम है, आप हड्डी से मार रहे हैं। तो सेम में तुलना कीजिए ना, है कि ना। तो ऐसे तुलना कीजिए, मुंडी है ना, अपना मुंडी ना दूसर के मुंडी में लड़ाइए, देखिए दोनों के चोट होगा ना, सेम लगेगा। तो वही कहता है गति का तीसरा नियम, इसमें क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होता है। इसमें बल की प्रकृति पता चलता है कि बल कैसी प्रकृति के है, कॉस के लगने वाला है कि गम्य सीना। तो यह कॉस के लगने वाला नहीं है, यह बराबर लगने वाला प्रकृति का है। अब देखिएगा गति के प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम का कुछ उदाहरण है। जैसे गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम में आप अभी देखें कि कोई वस्तु गति में रहेगा तो गति में रहना चाहेगा, कोई विराम में रहेगा तो विराम में रहना चाहेगा। जैसे धूलकण का झरना, गाड़ी यात्री, अभी ये वाला बताएं, यात्री का आगे पीछे झुकना, यानी कि विराम का जरूरत में पीछे झुक जाएगा और गति की जरूरत में आगे झुक जाएगा। नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। धूलकण उड़ना, ये भी वीडियो में बताएं। कम चोट लगना या अधिक चोट लगना, जैसे कि ये वाला वो मैं नहीं बताएं, बता देते हैं। जो कराटे का वह खिलाड़ी होते हैं, वो ईंट को तोड़ते हैं। तो ईंट को तोड़ने के लिए क्या, कस के चोट मारते हैं। तो ईंट को तोड़ने के लिए कस का चोट मारना गति का कौन सा नियम, तो दूसरा का नियम। उसके बाद बड़े कील होते हैं, उस पर अधिक चोट मारने से वो धंसते हैं। बड़े कील पर अधिक चोट मारा जाता है तब वो धंसते हैं। तो बहुत कस के चोट मारते हैं ना, कस के ठोकते हैं, ठक ठक करके। तो कस के ठोकेंगे, यानी कि जैसी आया अधिक चोट लगना, यानी कस के ठोकेंगे तो गति का कौन सा नियम, दूसरा का नियम। अब बराबर चोट लगना गति का तीसरा का नियम। तुरंत समझा है, तो इतना समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि बल का आप सूत्र भी निकाल लेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।